नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के इस नए वीडियो में। आशा है आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति की एक ओवरऑल समीक्षा की थी, जो हमारा पहला चैप्टर है आर्थिक सर्वेक्षण का, जिसमें सभी चैप्टर्स के बारे में जो बेसिक फैक्ट हैं, मेन फैक्ट हैं, वो बताए गए थे। वो आप ज़रूर से देखिएगा क्योंकि उसमें पूरे चैप्टरों का सार है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसमें 16 चैप्टर हैं, सभी को दो दो तीन तीन चैप्टर ले लेके जल्दी जल्दी उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका प्रीलिम्स या मेंस जो भी एग्ज़ाम आप दिलाने वाले हैं उसमें सिलेक्शन पक्का हो सके। मेन क्या होता है कि जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये 6 चैप्टर हैं आपके, मतलब ये 16 चैप्टर हैं, जिसमें से हमको फोकस इस वीडियो में हम फोकस करेंगे राज्य आय, मतलब चैप्टर 3, चैप्टर 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली और चैप्टर 5 लोक वित्त पे। ऐसे करके हम अलग अलग चैप्टर्स को इकोनॉमिक सर्वे की सहायता से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जो हमारा तीसरा चैप्टर है जिसको बोलते हैं राज्य आय, मतलब छत्तीसगढ़ की राज्य की आय कितनी है, तो जो भी हमारे डाटा होंगे वो होंगे 2022-23 के हिसाब से। ये तो पहले ही आप ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी डाटा है हमारे, कहीं मैं बोल भी ना पाऊँ तो आप ये समझ लीजिएगा कि 22-23 के हिसाब से ही है। तो जीएसडीपी स्थिर भाव पर कृषि का जो शेयर है हमारा टोटल जीएसडीपी पे, वो है 16.91, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। उद्योग का शेयर है 49.88 और सेवाओं का शेयर है 33.21। मैंने आपको याद करने के लिए ये बताया था कि ये मान लीजिए कि जो सेवा कर करके ही आप पास हुए एग्ज़ाम में, तो पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, 33 और 3 से 2 1 कम घटा दीजिए, 3 2 1, तो 33.21। उद्योग कर करके कोई 50 मारने वाला है, मतलब तो उद्योग की 50 होने वाली, मतलब 49%.88, 49, 9 से 1 घटाए 8 8। और कृषि के ऊपर खतरा है, खतरा मतलब 17 और 17 मतलब 16.91। और ये तो हमारा स्थिर मूल्य पे हो गया। प्रचलित मूल्य पे जो भाव है कृषि का है, कृषि का शेयर जो है वो है 21.79। शेयर मतलब ये होता है, अगर आसान भाषा में समझें तो, अगर छत्तीसगढ़ राज्य में 100 रुपये की कमाई हो रही राज्य की, तो 49.88 रुपये उद्योग से आ रहे हैं, 33.21 रुपये सेवा से आ रहे हैं और 16.91 रुपये कृषि से आ रहे हैं। एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी उसी समय कि कृषि में जब आप खनन और उत्खनन जोड़ोगे तो वो प्राथमिक सेक्टर कहलाएगा, और उद्योग में खनन और उत्खनन घटाओगे तो द्वितीयक सेक्टर आएगा। तो हम लोग, क्योंकि उद्योग हमको चाहिए कि ज़्यादा दिखे, इसलिए हम लोग कृषि उद्योग की बात करते हैं, क्योंकि खनन उत्खनन हमारे यहाँ पर्याप्त है। और यही अगर प्रचलित मूल्य पे आप देखेंगे तो कृषि ज़्यादा हो जाएगी 21.79, उद्योग कम हो जाएगा 42.28 और सेवाएं भी ज़्यादा हो जाएंगी 35.93। मतलब आपको ये समझना है कि उद्योग 7% कम होता है, उसका 5% कृषि को मिल गया तो वो 21 हो गया, और 2% सेवाओं को मिल गया तो वो 35 हो गया। आसान भाषा में ये समझ सकते हैं हम। इसके अलावा क्षेत्रवार जो प्रतिशत वृद्धि दर है, प्रतिशत वृद्धि दर का मतलब होता है कि मान लीजिए इस बार कृषि में 100 रुपये का उत्पादन हुआ, अगले साल 105 का हुआ, तो कितने प्रतिशत बढ़ा वो? 5%। तो इसका भी सीधा सीधा हमने जो याद किया था वो ये था कि आप कृषि उद्योग सेवा, ये तो क्रम होता है, कृषि को आप मान लो 5, उसमें 2 बढ़ाए 7 और उसमें 2 बढ़ाए 9, तो कृषि 5% के आसपास है, उद्योग 7% के आसपास है और सेवाएं 9% के आसपास हैं। अब 5.93 हो गया आपका कृषि। 93, जिसका डेट ऑफ बर्थ 93 है, वो सोच सकते हैं, या किसी का भी तो होगा, कुछ तो होगा, 93 या 3 का स्क्वायर 9, 93। उद्योग का है 83, मतलब 7 8 3, 7 में 1 जोड़े 8 3, और सेवाओं का है 9 2 1, 9.21। यही अगर प्रचलित मूल्य पे आप देखेंगे तो सबका ज़्यादा जाता है। कृषि का है 10.70,
उद्योग का है 12.21 1221 और इसका है 1443। इसके अलावा जो जीएसडीपी है मूल्यवर्धन पर, उसका क्या क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर है, तो वो है 7.95। मतलब जीएसडीपी मूल्यवर्धन पर 7.95 और जीएसडीपी बाजार मूल्य पर अगर आप देखेंगे तो वो है 8%। 8% है स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर है 12.60। ये बेसिक डाटा है जो आपको याद रहना चाहिए। मूल्यवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन की कितनी वैल्यू बढ़ी, उसके आधार पे जब हम देखते हैं तो 7.95 और बाजार मूल्य पे थोड़ा सा बस 0.5 और ज़्यादा हो जाता है तो ये 8% हो जाता है। और प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी वृद्धि 12.60। ये आप ट्रेंड देख रहे हैं ना सब में कि करीब 5% बढ़ जा रहा है। सीधा सीधा ऐसा मानेंगे तो ये 5 था तो ये 10 हो गया, ये 7 था तो 12 हो गया, 9 था तो 14 हो गया, या 8 था तो करीब 12.60, 5 के आसपास ही बढ़ा है। तो ऐसा ना ट्रेंड आपको पकड़ना है। अगली चीज़ है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आप कैसे निकालते हैं? टोटल आप जीडीपी ऊपर रख देते हैं, नीचे कितनी जनसंख्या है तो एक व्यक्ति की आय निकल जाएगी। समझ रहे हैं? जितना, जैसे आपके परिवार की प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो परिवार आप देखेंगे कि टोटल सभी लोगों की मिला के आय 1 लाख रुपए है, 5 लोग रहते हैं परिवार में तो 1 लाख बटे 5 मतलब 20,000 आपकी प्रति व्यक्ति आय। औसत जो पढ़ते हैं ना हम लोग वो है। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित भाव है उस पे प्रति व्यक्ति आय है 1,33898। कैसे याद रखोगे इसको? देखो अच्छा डाटा है ना, 1 3 3 8 फिर 9 फिर 8, ऐसे याद रख सकते हो। 133,898। मेरे साथ एक बार बोलिए, 133,898, 133,898। तो ये है प्रचलित भाव में। और अगर स्थिर भाव में आप देखेंगे तो 96242। ये कैसे आप याद रख सकते हैं? शुरू का 9 तो है ही है, उसके बाद फिर सब ये 2 के पहाड़े हैं, 2426, 96242 मतलब 96,242 स्थिर भाव में है। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हुई है? तो 10.93% की वृद्धि हुई है हमारे प्रति व्यक्ति आय में। अगर इकोनॉमिक सर्वे से ही ओरिजिनल देखें, हम मुख्य बिंदु अगर खोजने की कोशिश करें तो बाकी चीज़ तो हम देख चुके हैं। 21-22 की तुलना में 22-23 में अगर आप देखेंगे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये कर्सर देखिएगा मेरा माउस जो है, तो सर्वाधिक जो वृद्धि है प्रतिशत वृद्धि वही है व्यापार, होटल और जलपान में। ये है 16.95%। मतलब आप ये समझ लीजिए कि व्यापार है, होटल है, जलपान है, होटल वालों का बहुत फायदा हुआ है। और न्यूनतम किस में हुई है? स्थावर संपदा में। ये है 1.64%। ये आपको पता रहना चाहिए। भारत की अगर आपको, जैसे छत्तीसगढ़ की हम अनुमानित किए ना 1,3,3,8,9,8, वैसे ही अगर आपको भारत की भी देखना है तो भारत की है 1,70,620। बस ये ध्यान रखिए कि भारत की छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है, ये कम से कम आपको पता रहना चाहिए। तो ये अपना इकोनॉमिक सर्वे है। ये देखिए ये वाला जो चित्र है, इसको देख के आपको थोड़ा चित्र दिखाने के लिए मैं लाया हूँ। तो देखिए अभी क्या है, ये है 49.88, ये 33.21 सेवा और कृषि 16.91। 17-18 में क्या था? ये 48 था, ये 34 था, ये 16 था। मतलब ये 48 एक बढ़ के 49 हो गया और 34 एक कम होके 33 हो गया। अगर अपनी चालू भाषा में अपन समझें तो यही है। ये सब हमने पढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है तो वो अपन देखें 10.93%। देखिए ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि किस में क्या क्या आता है। मैं एक चीज़ आपको बताया था ना कि किस में क्या आता है। तो देखिए 1.1 में आपका क्या है? फसलें। ये सब कृषि में आ रहा है ना। कृषि में क्या आएगा? फसल, पशुपालन, वनोद्योग तथा लट्ठे और मछली उद्योग। ये 4 चीज़ कृषि में। अगर आप प्राथमिक की बात करोगे तो खनन और उत्खनन भी आ जाएगा।
देखो योग प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, 1 2 3 4 5, पाँचों मिला के, फसल, पशुपालन, वनोद्योग, मछली और खनन। अगर कृषि की बात करोगे तो 1 2 3 4, मतलब फसल, पशुपालन, वनोद्योग और मछली। खनन उत्खनन कहाँ चल देगा, उद्योग में। द्वितीयक में क्या है, विनिर्माण, दूसरा है विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य, और तीसरा निर्माण। और इसमें अगर आप खनन उत्खनन जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा उद्योग। और तृतीयक में क्या क्या है, सीधा सीधा क्योंकि पूछता है इसलिए मैं बताया, व्यापार, होटल और जलपान गृह, इसी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है ना, पढ़े अपन। परिवहन, संग्रहण और संचार, रेलवे, परिवहन रेलवे के अतिरिक्त भंडारण, संचार और प्रसारण, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं, स्थावर में सबसे कम हुई है। फिर यहाँ आपका योग है। ये पूरे डाटा हैं, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपके सामने रख दिया हूँ, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये अपन पढ़ भी चुके हैं कि देखो, कृषि तो अपन देख चुके हैं, कृषि का कितना है 5.93। ये आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कृषि है, कृषि की जो क्या बोलेंगे प्रतिशत वृद्धि कितनी आई 5.93, और प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है 7.75। वैसे ही उद्योग की प्रतिशत वृद्धि हम देखे थे ना 7.83, और द्वितीयक की कितनी है 7.05। सेवा की बताओ, याद है आपको कितना था, 9.21 था ना, ये देखो यहाँ लिखा है सेवा की 9.21। तो अलग अलग दिया है यहाँ पे, इतना याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, मतलब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं बोल रहा था, शेयर जैसे जो खनन उत्खनन है ना, वो अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 10.75 रुपये छत्तीसगढ़ का खनन उत्खनन से आता है। तो कृषि का अगर आपको याद है 17% है, मतलब कृषि का आपको पता है कि 16.91 है, उसमें 10.75 जोड़ दोगे तो वो प्राथमिक का आ जाएगा। उद्योग को पता है आपको 49.88 है, उसमें 10.75 घटा दोगे मतलब आ जाएगा 39.13, ये द्वितीयक का आ जाएगा। तो ये 10.75 ध्यान रखिएगा। तो फंसाने के लिए पूछ सकता है कि द्वितीयक क्षेत्र का कितना शेयर है परसेंट में, तो आपको उद्योग का पता है 49.88, आपको खनन उत्खनन द्वितीयक में उद्योग में घटाना है तो वो द्वितीयक आ जाएगा। अगला चैप्टर जो है वो है हमारा मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब देखिए जो फैक्ट हैं इसके, कर्सर के साथ साथ देखिएगा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1678 और ग्रामीण क्षेत्र में 11829, कुल 13,507 उचित मूल्य की दुकानें हैं। शहर में 1678, देखो जम रहा है ना, 1678, ठीक, 1678। ग्रामीण में 11829, शुरू में 11 है, बीच में 8 लिखो, फिर 2 9 का सम कितना होता है, 2 और 9 11, 11,829, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 13,507। कुल, मतलब इस टाइप का भी सोच सकते हो कि जो कुल दुकानें हैं ना उसमें सभी संख्या विषम है, 1 3 5 0 7, तो पकड़ में आ जाएगा। राशन कार्ड कितने हैं 72 71, मतलब 72.71 लाख। धान की कीमत तो अपन देखे थे, सामान्य धान 2040 जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, और ग्रेड ए का 2060। 21-22 का अगर आपसे पूछे तो 21-22 में 21.77 लाख किसानों से 97.99 टन धान की खरीदी हुई थी, लाख टन की, लाख मीट्रिक टन बोल सकते हो, 97.99। और अभी का ये जो डाटा है 2022-23 में, उसमें कितनी खरीदी हुई है 107.53 लाख मीट्रिक टन। अभी इतना टन चावल, इतना शक्कर, ये इतना भी पीएससी पूछने लगेगा तो फिर दिक्कत है। एक मूल्य स्थिति के बारे में है कि किसका कितना सूचकांक है, ये
इतना कहाँ आप याद कर पाओगे। बस ये ध्यान रख लेना, इकोनॉमिक्स में अगर आया ना तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वह है 2012, ये पूछ सकता है। और ये सूचकांक हैं कि ग्रामीण, देखिए ग्रामीण का नवंबर का दे दिया है, और ये मतलब ये महंगाई बढ़ रही है ये दिखा रहा है बस। ये 166 से नवंबर 21 में 175 हो गया, छत्तीसगढ़ में 165 से 159 हो गया। तो ये शो करना चाह रहा है कि भारत में जितनी महंगाई बढ़ी है ना उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में महंगाई कम बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में ये सूचकांक जो 165 था वो 169 ही हुआ है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मतलब सामान्य ट्रेंड ये है कि गांव में ये सूचकांक ज़्यादा है शहर से, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ जो और हैं, जैसे उचित मूल्य की दुकान जो है नवंबर 2022 की स्थिति में, ये तो अपन पढ़े कि 1678, 1678, ग्रामीण में 11829, टोटल 13507, सब विषम संख्या। अब किसकी कितनी है अगर आपसे पूछेगा तो सहकारी समिति की है 4769, 4769। पंचायत की कितनी है 3867। महिला स्व सहायता समूह की कितनी है 4756। वन सुरक्षा समिति की 105 और नगरीय निकाय की 10। दो चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि ये पांचों लोग उचित मूल्य की दुकान चलाते हैं। सबसे ज़्यादा दुकानें किसकी हैं तो है सहकारी समिति की 4769। दूसरे नंबर में महिलाएं आती हैं, महिलाएं स्व सहायता समूह 4756। तीसरे में पंचायत आती है 3867। चौथे में वन सुरक्षा समिति 105 और नगरीय निकाय केवल 10 दुकान करते हैं। ये पता रहना चाहिए आपको। अगला ये ईयर सीधा सीधा पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो ये आया 2012 में। और देश का कब आया था 2013 में। फिर ये परिवारों के बारे में थोड़ा सा बस जान लीजिए कि एक अंत्योदय परिवार होता है, चावल चना और रिफाइंड आयोडाइज नमक होता है। ये PDF में डाल दूंगा, आपको मन हो तो देख लेना कितना किलोग्राम, बस ये पता रहना चाहिए। अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्त और सामान्य, ये 5 श्रेणियां हैं। सोचो थोड़ा सा मन में कि सबसे ज़्यादा किसका कार्ड होगा, बताओ। अंत्योदय का होगा, किसका होगा। छत्तीसगढ़ PSC थोड़ा भी दिमाग लगाने लगे ना तो फिर ऐसे ही सवाल पूछेगा क्रम में जमाने में। वो गंदा सवाल होता है कि कितने अंत्योदय कार्ड हैं, 62,312। वो गंदा सवाल है, वो नहीं पूछना चाहिए सर। चना किसको किसको देंगे, एक तो अनुसूचित क्षेत्र को और माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय और प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवारों को। देखो माडा पिछले बार पूछा ना, ये देखो यही माडा लिखा है कि नहीं लिखा है। अब बताओ माडा क्या है, मैं बताऊं। राज्य में 9 माडा क्षेत्र हैं। माडा क्षेत्र मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब है ऐसा गांव जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा हो और उस गांव में 50% से अधिक भाग जो है अनुसूचित जनजाति का हो। मतलब क्या है, ऐसे ग्रामों को मिला के बनाते हैं माडा क्षेत्र, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस टोटल गांव मिल के बन जाए जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा और उसमें 50% से ज़्यादा ट्राइबल हों। ये देखो ये सब माडा क्षेत्र हैं। गोपालपुर, सारंगढ़, नचनिया, बलौदाबाजार, राजगांव, कवर्धा, महासमुंद, गंगरेल, तो ये पता रहना चाहिए आपको। इसके अलावा सार्वभौम PDS क्या है, डेट बस याद रखो कि यूनिवर्सल PDS में क्या किए थे कि सभी आ जाएंगे। सार्वभौम मतलब समझ रहे हैं ना, सार्वभौमिक सत्य मतलब सब। तो इसमें आयकर दाता, गैर आयकर दाता, हर आदमी आ जाएगा। और चालू हुआ था गांधी जी की जयंती से 2 अक्टूबर 2019 को। फिर है राशन कार्ड। कुल राशन कार्ड कितना है 72.71। इसमें से 14.43 लाख है अंत्योदय, 48.53 लाख है प्राथमिकता, 38,427 है एकल निराश्रित, 13,809 है निःशक्त और 9.22 लाख है सामान्य श्रेणी। ये भी क्रम से जमाने में आ सकता है, जमाइए क्रम से, फिर मैं आगे फिर जमा के बताऊंगा आपको। राशन कार्ड जो है पहले भी हम देखे थे, मैक्सिमम कहाँ है रायपुर में 5,73,002 और मिनिमम कहाँ है नारायणपुर में 35,700। यही आपसे अगर वो
दुकान पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो दुकान बिलासपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम तो नारायणपुर वाले भैया तो हर जगह हैं। देखो क्रम में मैं आपको जमा के दिखा दिया। प्राथमिकता में कितने हैं, 48.53। उसके बाद अंत्योदय कितने हैं, 14.43 लाख। फिर सामान्य 9.22 लाख। एकल निराश्रित 38,427 और निःशक्त हैं 13,809। तो ये क्रम आपको याद रखिएगा तो ठीक है। ये ना उसमें आ सकता है इकोनॉमिक्स में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है, तो वो है CACP। तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए सबका न्यूनतम समर्थन मूल्य, इतना तो आप याद नहीं रख पाओगे। एक आ सकता है कि धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण किस साल में हुआ था, तो धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण हुआ था 7-8 में, खरीफ वर्ष। PDS ऑनलाइन व्यवस्था कब चालू हुई थी, ये भी 7 में। 7 में ना कई चीज़ हुई है, 7 और 8 में। PDS को ऑनलाइन 7 में किए, कंप्यूटरीकरण 7-8 में किए, चावल उत्सव फरवरी 2008 से चालू किए। इसमें क्या होता है कि जिस गांव में बाज़ार लगती है ना, उसमें 6 तारीख के बाद जो पहली बाज़ार लगेगी उस दिन उत्सव मनाते हैं, बाकी गांव में 7 तारीख को मनाते हैं। कॉल सेंटर कब चालू हुआ, जनवरी 8 में। समझ गए, 7-8 में सब चीज़। उस समय डॉक्टर रमन सिंह थे तो उनके नेतृत्व में ये सब चालू होता है लगातार। अगला चैप्टर है आपका लोक वित्त का। जो मेन हाईलाइट है वो है कि जैसे वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 6.06% वृद्धि है। देखो प्राप्ति ना 2 टाइप की होती है, एक तो राजस्व प्राप्ति होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। राजस्व 2 टाइप का होता है, एक कर राजस्व होता है। राजस्व मतलब होता है कि जिससे सरकार का ना तो देनदारी बढ़ेगा, ना तो कोई परिसंपत्ति बिकेगी। राजस्व मतलब जैसे मैं सरकार को कर दे दिया तो सरकार का कोई नुकसान हो रहा है क्या, उससे सरकार को अपना बेचना पड़ा क्या कुछ, तो वो राजस्व प्राप्ति है। अगर सरकार अपना कारखाना बेची और उससे उसको पैसा मिला तो वो पूंजीगत प्राप्ति है। तो राजस्व सरकार को 2 टाइप से मिलता है, पहला कर से, मतलब हम जो टैक्स देते हैं, और दूसरा गैर कर, मतलब जो कर नहीं होते। तो कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है कितनी, 6.06, मतलब 6 याद रखना, 606। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल कर राजस्व में, देखो राजस्व में बताया ना 2 टाइप के होते हैं, कर और गैर कर। तो कर में कितनी वृद्धि हुई है, 7.55, मतलब कर में ज़्यादा वृद्धि हुई है। और 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है, 63.79% 22-23 में। मतलब वही बोला ना 2 होते हैं, तो कर राजस्व कितना है, 63.79। तो बाकी जितना बचा वो क्या होगा, गैर कर राजस्व। अब गैर कर राजस्व में क्या क्या मिलता है, तो गैर कर राजस्व में मेन क्या होता है, केंद्र जो आपको अनुदान देती है ना, वो है कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व में 2 टाइप का होता है, एक तो केंद्र का अनुदान और दूसरा केंद्र का अनुदान जो नहीं है। तो केंद्र का अनुदान 50% से ज़्यादा है, मतलब 51.94% केंद्र का अनुदान है, और बाकी जो 48 कितना होगा 06 वो केंद्र का अनुदान नहीं है। तो सवाल पूछ सकता है कि केंद्र का सबसे ज़्यादा क्या है गैर कर राजस्व में, तो केंद्र का अनुदान। इसीलिए आप सुनते होगे ना राजनीतिक दल की केंद्र पैसा नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, क्योंकि इतना मिल रहा है ना। फिर 22-23 में राजस्व प्राप्ति कितनी है, 89,073.25 करोड़, और व्यय कितना है 88,371.61 करोड़। राजस्व घाटा 701.64। ये समझ लो थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे छापने वालों से भी थोड़ा गलती हुई है। भाई घाटा तब होता है ना जब आपका आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो। आप 100 रुपये कमा रहे 106 खर्च कर दिए तो घाटा होगा। हम लोग देखो 89,073 करोड़ कमा रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं 88,371, मतलब हमारा राजस्व अधिशेष है, फायदा है हमारा। तो राजस्व घाटा लिखोगे तो प्लस 701.64। अगर सवाल सीधा सीधा आया तो ये उत्तर देना है, लेकिन आप अपने दिमाग में रखिए कि हम राजस्व अधिशेष में हैं, मतलब घाटा नहीं है। 89 कमाते और 90 खर्च करते तो घाटे में रहते, लेकिन अब वो शब्द चल रहा है इकोनॉमिक्स में, इसलिए उसको घाटा ही लिख देते हैं। अगली चीज़ है कि अब देखो यही चीज़ राजस्व प्राप्ति में एक है कर राजस्व, एक है गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व कितना है 56,823.25 करोड़ रुपए,
इसमें वृद्धि कितनी हुई है कर राजस्व में? 7.55% पढ़े ना कि कर ज़्यादा बढ़ा है अपना, और गैर कर राजस्व है 32,250 और इसमें वृद्धि हुई है 3.53%। तो याद इसको ज़्यादा याद रखना, 7.55, 7.55 और ये है 353 गैर कर राजस्व में। कुल राजस्व कितना हो गया? 89,073 करोड़ रुपए। इसमें कितनी वृद्धि हुई? मतलब वृद्धि मतलब पिछले बार जैसे आपका पिछले बार 100 रुपये कमाए, इस बार 106 कमाए, तो कितनी वृद्धि हुई? 6%। वैसे ही है, पिछले बार कुछ 88,000 कमाए होंगे, 87 कमाए होंगे, इस बार 89 कमा लिए, तो कितना बढ़ा? तो 6% बढ़ा, 6.06, 606 याद हो गया, 606। इसका इतना हम कमाए राजस्व में, इतना खर्च कर दिया 88,371.61 करोड़। तो व्यय प्रतिशत कहलाएगा कितना? अगर 100 रुपये है आपके पास तो उसका 99.121% आप खर्च कर दिए, 99.21। और इसमें कितनी वृद्धि हुई खर्च करने में? तो 3.95%। इसीलिए कम हुआ ना कि ये राजस्व मिला तो हमको 6% ज़्यादा, खर्च हम जितना पिछले साल किए थे उसका 3.95% ही ज़्यादा किए। तो राजस्व आधिक्य कितना हुआ? 701.64 करोड़। अब कर राजस्व में क्या होता है? आपको जो कर मिलेगा, राजस्व दो होता है, एक कर राजस्व, एक गैर कर राजस्व, ये पढ़े ना अपन। तो कर राजस्व में एक है राज्य का स्वयं का, जो राज्य खुद कर लेता है, वो हमारा है 51.04। ये पूछ सकता है कि कर राजस्व में राज्यों का खुद का कर ज़्यादा होता है कि केंद्रीय करों में राज्य का अंश? कई कर केंद्रीय भी होते हैं ना, जो जीएसटी एसटी है, उसमें राज्य को फिर पैसा दे देते हैं। तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 48.96%, और राज्य का स्वयं का जैसे एक्साइज जो होती है, शराब में होता है, पेट्रोलियम में होता है, इसमें हमारा ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसीलिए शराबबंदी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो ये 51 है, ये 48 है। राज्य के स्वयं के कर में 5.45, 545 ऐसी पकड़ा करिए, 545 वृद्धि, और इसमें कितनी हुई है? 984, 9.84। मतलब केंद्रीय करों में ज़्यादा मिल रहा है हमको, ज़्यादा वृद्धि हुई। गैर कर राजस्व भी दो टाइप का होता है जैसा हम पढ़े, एक होता है केंद्र जो आपको अनुदान देती है सहायता, और एक राज्य का खुद का। तो केंद्र अनुदान दी है 51.94%, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 0.60। अब केंद्र नहीं दी जाता, वही होता है ना का असर, अब बढ़ेगा देखना। तो केंद्रीय सहायता अनुदान 51.94%, वृद्धि 0.60। राज्य का जो है हिस्सा उसमें 48.06, 48.06, सब सम संख्याएं हैं, और वृद्धि कितनी हुई? 6.90%। उसके बाद फिर आपका लोक वित्त के बारे में है, अलग अलग चीज़, यही सब डाटा में दिया है। इतना करोड़, इतना लाख, इतना हज़ार, सब कुछ दिया है, तो उतना आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। उतना मत करिएगा, जितना अपन पढ़ रहे हैं ना पहले उतना याद कर लो, ठीक। उसके बाद फिर, और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे। आप इतना लाख, इतना करोड़ करते रहोगे ना, एक आध सवाल आएगा, छोड़ दो उसको। इनको पढ़ लोगे ना, 10 में 9 सवाल बन जाएंगे। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी सीरीज़ चलते रहेगी, और जो भी आपके सलाह हैं, सुझाव हैं, देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।